हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रदूषण विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्लेखनीय है कि एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर रहने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे फेफड़ों यानी लंग्स से संबंधित बीमारियां होती हैं। इससे मिसोथेलियोमा नामक कैंसर उत्पन्न हो सकता है। याद रखिएगा, एस्बेस्टस, डीडीटी एवं प्लास्टिक प्रदूषण के ऐसे कारक हैं जो जैवीय रूप से अपघटित नहीं होते हैं, जबकि मल जैवीय रूप से अपघटित होता है। ला नीना वे मौसमी कारक हैं जो प्रशांत महासागर में हवाओं को बर्फीला बना देती है। इनके कारण ही जनवरी 2012 में उत्तर भारत में बहुत यानी असाधारण ठंड पड़ी थी। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंसिनरेटर्स। ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक ताप अपघटन तथा यानी याद रखिएगा पायरोलिसिस तथा प्लाज्मा गैसीकरण यानी प्लाज्मा गैसिफिकेशन है। प्लाज्मा के तापीय रासायनिक गुणों का उपयोग करते हुए अत्यंत उच्च ताप यानी 8000 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपशिष्ट पदार्थों को साधारण अणुओं में बदल देने की तकनीक प्लाज्मा पायरोलिसिस कहलाती है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीक में 704 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अपशिष्ट पदार्थों को गैसों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इन गैसों का ऊर्जा के रूप में उपभोग किया जा सकता है। उसमें शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडो, सल्फर के ऑक्साइडो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वायु जनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाइएस, कालिख इत्यादि का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी HCNG सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसके प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती है और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का विलोपन नहीं होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बसों में HCNG ईंधन के रूप में, याद रखिएगा, सीएनजी में 18 से 20% यानी 5वें भाग तक हाइड्रोजन मिलाए जाने, जो कि हाइड्रोजन सीएनजी के लिए आदर्श मिश्रण है, इसको स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि सीएनजी की तुलना में HCNG अभी तक उपलब्ध उत्पादक तकनीकों के आधार पर अपेक्षाकृत कुछ महंगी है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? बताइए, कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो याद रखिएगा, मल यानी डी ऑप्शन। एस्बेस्टस, डीटीटी और प्लास्टिक ऐसे प्रदूषण कारक हैं जो जैवीय रूप से अपघटित नहीं होते हैं, जबकि मल जैवीय रूप से अपघटित होता है। सेकंड नंबर है, वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? ला नीना। याद रखिएगा, ला नीना। ला नीना वे मौसमी कारक है जो प्रशांत महासागर में हवाओं को बर्फीला बना देती है और इनके कारण ही जनवरी 2012 में उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी थी। थर्ड नंबर है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आर्जिमोन के बीज यानी ए ऑप्शन। याद रखिएगा, देखिए, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्तों की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। फोर्थ नंबर है, देखिए, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ए ऑप्शन। याद रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है
जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? सही जवाब है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, यानी डी ऑप्शन। देखिए, ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक ताप अपघटन यानी पाइरोलिसिस तथा प्लाज्मा गैसिफिकेशन या गैसीकरण है। प्लाज्मा के तापीय रासायनिक गुणों का उपयोग करते हुए अत्यंत उच्च ताप यानी 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपशिष्ट पदार्थों को साधारण अणुओं में बदल देने की तकनीक प्लाज्मा पाइरोलिसिस कहलाती है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीक में 704 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अपशिष्ट पदार्थों को गैसों में यानी H2CO, CO2, CH4 में परिवर्तित कर दिया जाता है और इन गैसों का ऊर्जा के रूप में उपभोग किया जा सकता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन या कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी जो है सही है। देखिए, ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सल्फर के ऑक्साइडों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वायु जनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई ऐश, कालिख इत्यादि का उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा। 7 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998। बी ऑप्शन है पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 और सी ऑप्शन है ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। चौथा है खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व का प्रारंभ किया गया था। ईपीआर वस्तुतः इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला पर्यावरणीय दायित्व है, जिसके तहत उन्हें ई अपशिष्ट के संग्रहण, प्रबंधन और निपटान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2018 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम जो है 2018 को अधिसूचित किया गया। 8 नंबर है, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का जो है इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए जो है ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जन को कम कर सकती है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। और चौथा है सीएनजी की अपेक्षा HCNG ईंधन को जो है कम खर्चीला बनाती है। इन चारों में से बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बारे में फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी HCNG सीएनजी के तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस के प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का विलोपन नहीं होता है और इस प्रकार कथन पहला गलत है, जबकि दूसरा कथन सत्य है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बसों में HCNG ईंधन के रूप में सीएनजी में 80 से 20% यानी सीएनजी के 5वें भाग तक जो है हाइड्रोजन मिलाए जाने के लिए जो कि HCNG के लिए आदर्श मिश्रण है, इसको स्वीकृति दी गई है और इस प्रकार कथन तीसरा सही है। प्रश्नगत
जो कथन 4 है सही नहीं है, क्योंकि सीएनजी की तुलना में एचसीएनजी अभी तक उपलब्ध उत्पादक तकनीकों के आधार पर अपेक्षाकृत कुछ महंगी है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में जल संरक्षण के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोग जो है बहुत कम प्रतिक्रिया दे रहे हैं,